हेलो बच्चों, SVN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको समझाने के लिए 1820 में ओरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था, इसने एक प्रयोग किया था। इसने क्या किया था कि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखो, 1820 में ओरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था। इसने क्या किया था कि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, और तो यहाँ पर इस चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण हो रहा है? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो, इसके अंदर इसने सबसे पहले क्या किया, 3 कंडीशन रखी है यहाँ पे, जिसमें पहली कंडीशन है धारावाही जो चालक है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। देखो, यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी होती है, इस चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी उत्पन्न नहीं हुआ है। दूसरी जो कंडीशन है इसके अंदर ये है कि जो धारावाही चालक है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण जो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चुंबकीय सुई है उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तीसरी जो कंडीशन है उसके अंदर आता है कि विद्युत धारा की दिशा पर परिवर्तित करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा परिवर्तित हो जाती है। देखो, धारा की दिशा परिवर्तित कर रहे हो तो यहाँ पे विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पर तो आपने कर दिया माइनस और इस साइड में कर दिया प्लस, तो चुंबकीय सुई के अंदर जो विक्षेप होगा वो भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये प्रैक्टिकल किया था यहाँ पे ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहेंगे? किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। 3 कंडीशन ली है। पहली है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। दूसरा है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई के अंदर यहाँ पे विक्षेप उत्पन्न होता है। और तीसरी कंडीशन है यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है तो यहाँ पर चुंबकीय सुई के अंदर जो विक्षेप है वो भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है इसको बताया गया। इसके बाद में आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
देखो कोई भी धारावाही चालक है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो उसकी भी एक दिशा होती है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, देखो इस नियम के अंदर क्या होगा कि दाहिने हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं, इस प्रकार पकड़ते हैं कि अब यहाँ पे जो अंगूठा है ये विद्युत धारा को और जो अंगुलियां है, अंगुलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उसे दक्षिण हस्त नियम कहेंगे। देखो दाहिना हाथ है, इसके अंदर किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि इसमें अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को और अंगुलियां इसके अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको प्रदर्शित करती है। जैसे ये धारावाही चालक है, इसके अंदर इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा तो यहाँ पे प्रवाहित धारा को प्रदर्शित कर रहे हैं, साथ में ये जो अंगुलियां है ये इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। ये तो धारावाही चालक हो गया, अंगूठा प्रवाहित धारा को प्रदर्शित कर रहा है और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, इसे दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। दूसरा आता है इसमें दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम, देखो पहला था तो दक्षिणावर्त नियम और दूसरा है दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त जो पेच है इसके अंदर क्या है कि जो दक्षिणावर्त पेच है इसको वर्ताकार पथ पर इस प्रकार से घुमाया जाता है, इस प्रकार से घुमाया जाता है कि पेच की जो नोक होती है ये यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा इसको घुमाने पर जो क्षेत्र कवर हो रहा है वो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। देखो दक्षिणावर्त पेच का नियम है, इसके अंदर है कोई जो दक्षिणावर्त पेच है इसको वर्ताकार पथ के ऊपर घुमाया जाता है तो पेच की जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। पेच की नोक तो क्या कर रही है यहाँ पर, ये तो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, इसके अलावा जो यहाँ पे घूर्णन हो रहा है या फिर इसको घुमाया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए गए हैं, एक तो दक्षिणावर्त नियम और दूसरा है दक्षिणावर्त पेच नियम। दक्षिणावर्त नियम के अंदर दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को और अंगुलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। दूसरा है दक्षिणावर्त पेच का नियम, इसके अंदर दक्षिणावर्त पेच को वर्ताकार पथ पर इस प्रकार से घुमाएंगे कि पेच की जो नोक होती है वो तो किसको प्रदर्शित कर रही है, विद्युत धारा की दिशा को, और जो यहाँ पे घूर्णन हो रहा है जितने दूर में वो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, इसे दक्षिणावर्त पेच का नियम कहते हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं,
देखो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं, इसके अंदर कि किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर, अब देखो क्षेत्र की बात कर रहे हो या फिर बल रेखाओं की, देखो बल रेखाओं की किसी चुंबक के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र, काल्पनिक क्षेत्र जहां तक चुंबकीय रेखाओं का समूह खींचा जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कोई भी चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय रेखाओं की समूह को खींचा जा सके उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसके द्वारा, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। जैसे ये कोई छड़ चुंबक है, ये इसका N और ये S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं है ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके कहाँ पर जाती है? दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। ये हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं कौन से ध्रुव से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से, और किधर जाती है? दक्षिण ध्रुव की ओर स्थानांतरित होती है। फिर आता है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है किसी कुंडली व चुंबक, किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति करवाने पर कुंडली, गति करवाने पर कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहेंगे? किसी भी कुंडली और चुंबक के बीच यदि सापेक्ष गति करवाई जाती है तो इस कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत प्रभाव है उस प्रभाव को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी पृष्ठ रखा हुआ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या है उन संख्याओं को क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय जो फ्लक्स है इसका मात्रक
वेबर होता है, मात्रा क्या होता है यहाँ पे, वेबर होता है। अब देखो ये तो था यहाँ पे जो चुंबक की क्षेत्र था उसके बारे में। एक और आता है कि परिनालिका के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिनालिका के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो परिनालिका क्या होती है, खोखली नलिका, पाइप की नलिका होती है, इसके ऊपर यहाँ पे चालक तार लपेटा होता है और इस चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसे परिनालिका कहते हैं। इस परिनालिका के अंदर भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका, एक विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब के तंतु, विद्युत बल्ब का जो तंतु है 0.25 एम्पियर की धारा, कोई विद्युत बल्ब है, इसमें से 0.25 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करें, 20 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कोई विद्युत बल्ब है, इसके तंतु में 0.25 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर आवेश का मान ज्ञात करना है। आवेश का मान किसमें, परिपथ में आवेश का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर I बराबर क्या होता है, सॉरी Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। देखो I का मान दे रखा है यहाँ पे 0.25 एम्पियर और T का मान दे रखा है यहाँ पे 20 मिनट। आप इस 20 मिनट को चाहो तो सेकंड के अंदर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1200 सेकंड। क्यों बराबर हो जाएगा, I का मान 0.25 और T का है 1200 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 300 कूलम, 300 कूलम प्रति सेकंड, 300 कूलम, सॉरी केवल कितना आएगा 300 कूलम। देखो क्वेश्चन था अपना, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.25 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर इस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे धारा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो धारा का मान ज्ञात, सॉरी आवेश का मान ज्ञात करना है। आवेश के मान के लिए क्या करेंगे, Q बराबर IT फॉर्मूलेशन निकालेंगे। I का मान 0.25 और T का मान दे रखा है 20 मिनट दे रखे, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1200 सेकंड। Q बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू 1200 सेकंड, ये हो जाएगा इसके अंदर 300 कूलम। देखो आगे क्वेश्चन है कि कोई विद्युत हीटर, विद्युत हीटर 4 एम्पियर धारा लेता है, किसी स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है, तो यहाँ पर इसके जो टर्मिनल है, टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। देखो कोई विद्युत हीटर किसी स्रोत से 4 एम्पियर धारा ले रहा है, इसके जो टर्मिनल है उनके बीच 60 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। उस समय विद्युत हीटर की, अब देखो ये बोल रहा है कि यदि यहाँ पर 120 वोल्ट का विभवांतर, इसके टर्मिनलों के मध्य 120 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो ये यहाँ पर कितनी धारा लेगा। देखो यहाँ पे विभवांतर का मान कितना बढ़ा रहा है, जस्ट डबल कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर जो धारा है उसका मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन समझना, कोई विद्युत हीटर किसी स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है, इसके जो टर्मिनल है उनके बीच में 60
वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि यहाँ पर विभवांतर के मान को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो 120 वोल्ट होने पर ये कितने वोल्ट की धारा लेगा। देखो शुरू में यहाँ पे दे रखा है आई का मान 4 एम्पियर, वी का मान 60 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा IR, ठीक है। R का मान ज्ञात करना है अपने को V/I, V का मान 60 और I का मान 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 ओम, कितना आ जाएगा ये 15 ओम आ जाएगा, 15 तिहत्तर चौके 60, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 15 ओम। इसके बाद में यहाँ पे V बराबर IR सूत्र से ज्ञात करना है। V बराबर IR सूत्र से देखो यहाँ पे V का मान 120 वोल्ट दे रखा है, R का मान अपने पास आ गया 15 ओम, ठीक है। तो मान किसका ज्ञात करना है अपने को, I का मान ज्ञात करना है, ये हो जाएगा यहाँ पे V/R। अब देखो V का मान 120 और R का मान कितना है अपने पास 15, 120 को 15 से क्रॉस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 ओम, कितना हो जाएगा 8 ओम। देखो क्वेश्चन दोबारा देखना, कोई विद्युत हीटर है, इसको किसी स्रोत से 4 एम्पियर धारा दी जा रही है, इसके जो टर्मिनल हैं उनके बीच में 60 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि यहाँ पर 120 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो गया तो ये यहाँ पर कितनी धारा लेता है। देखो पहली चीज I का मान 4 एम्पियर दे रखा है, V का मान यहाँ पे 60 वोल्ट, V बराबर IR होता है, R को ले लेंगे, R बराबर V/I, ये हो जाएगा 60/4 बराबर 15 ओम। फिर IR के सूत्र से I बराबर कर लेंगे V/R, V का मान 120 कर दिया, R का मान अपने पास आया 15, क्रॉस कर दोगे ये हो जाएगा आपका 8 ओम। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देखना क्वेश्चन 4, 6 और 8। क्वेश्चन है 4, 6 और 8 ओम के 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। 4, 6, 8 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, परिपथ का नामांकित चित्र, परिपथ का चित्र बनाना है। साथ में यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा प्लस तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो परिपथ का चित्र बनाना है। पहली चीज कौन से क्रम में जोड़ रहा है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हमने ये पढ़ा था कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे 3 ओम प्रतिरोध है, इसका एक सिरा C बिंदु से जोड़ दिया, दूसरा सिरा 6 ओम के प्रतिरोध से, इसके अलावा 6 ओम के दूसरे सिरे को 8 ओम के दूसरे सिरे से, पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो 8 ओम वाला है, इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु D के ऊपर जोड़ा जाता है। परिपथ बनाना है, इसके अंदर कितने वोल्ट की धारा दे रहा है, ये 9 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। इसके लिए नामांकित चित्र देखो, ये तो क्या हो गई कुंजी, ये हो गई बैटरी, और ये 3 क्या हो गए यहाँ पे प्रतिरोध, परिपथ चित्र हो गए। पहली चीज अब यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र था श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर क्या था, R1, R2 और R3। R1 का मान अपने पास यहाँ पे 4 ओम है, R1 का मान 4 ओम, R2 का 6 और इसका हो जाएगा 8 ओम। जोड़ दो, टोटल कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे 18 ओम हो जाएगा। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करवा रहे हैं। I बराबर क्या होता है
V अपॉन R। देखो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पे I बराबर V अपॉन R सूत्र से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे I बराबर V का मान कितना है 9 और R का मान कितना है यहाँ पे 18। क्रॉस कर दो, ये कितना आ जाएगा अपने पास 1.2 या फिर 0.5 एम्पियर। 1.2 या फिर ये कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। देखो दोबारा क्वेश्चन देखना अपना। 4, 6, 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। परिपथ का चित्र ज्ञात बनाना है, साथ में यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित धारा का मान। देखो 4, 6, 8 श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है कि प्रतिरोध का एक सिरा C बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा D बिंदु पर जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजित किया गया है, 9 वोल्ट की से कुंजी जोड़ी गई है और इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया गया है। साथ में यहाँ पर इसके अंदर जो प्रवाहित धारा है उसके मान को ज्ञात किया गया है। आगे देखो, आगे देखना यहाँ पे क्वेश्चन है, एक परिपथ चित्र दे रखा है। देखो परिपथ चित्र है, यहाँ पे मान दे रखे हैं पहला 4 ओम और ये दे रखा है यहाँ पे 3 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध दे गए हैं। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 3 ओम के जो 3 प्रतिरोध है ये यहाँ पर कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम के सूत्र से यहाँ पर 1/R1 वाले से 1/R1 R2 और R3 से इनकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/R1 1/3, लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1/3/3। क्रॉस कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे समांतर क्रम के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आया 1। इसके अलावा 1 ओम का जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध 1 ओम का प्रतिरोध 4 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में हो गया। के श्रेणी क्रम में होने पर अब देखो, या तो एक तो ये स्थिति थी, अब ये बोल रहा है ये जो तीनों प्रतिरोध थे ये कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। यहाँ पे 1 ओम आया है तीनों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा R बराबर R1 और R2। R1 का मान कितना है 4, R2 का कितना है 5, टोटल कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का 5 ओम। फिर I का मान ज्ञात करना है, इसमें I बराबर V/R। अब देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। कितने वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट की। V का मान यहाँ पे 6 दे रखा है और R का मान आया अपना यहाँ पे 5। क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा आपका 1.2 एम्पियर। आंसर कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। इस प्रकार से जो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर कोई भी मान दे रखा हो तो उसमें तुल्य प्रतिरोध और जो प्रवाहित धारा है उसके मान को ज्ञात किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।